नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। हैदराबाद कांड के बाद जहां एक और निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी की मांग ने जोर पकड़ लिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनहगार अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि दोषी का गुनाह माफी के लायक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने के लिए समय सीमा पर अपने विचार देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। दोषी अक्षय ठाकुर की याचिका खारिज होने के बाद निर्भया की मां की भी आस जगी कि मेरी बेटी को जल्दी ही अब न्याय इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन उसे उस वक्त निराशा हाथ लगी जब इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। माना यह जा रहा था कि कोर्ट आज चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी कर देगा, कर सकता है, लेकिन अदालत में सुनवाई टल गई। इसके साथ ही जो सुनवाई की अगली तारीख है वो 7 जनवरी 2020 अगले साल अगले महीने मुकर्रर कर दी गई। ऐसे में दोषियों को अब 20 दिन की और मोहलत मिल गई है। इस फैसले के बाद निर्भया की मां ने अफसोस जाहिर किया। तुरंत ही उन्होंने खुशी जाहिर की जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक दोषी अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका खारिज हुई। वो खुश हुई, उत्साहित हुई, यह उम्मीद जागी कि अब न्याय इंसाफ अंतिम पड़ाव पर होगा। लेकिन जैसे ही पटियाला हाउस कोर्ट ने अगली तारीख दी, वो एक बार फिर से अफसोस गम में डूब गई और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ उसी तरह से दी। अब 7 जनवरी को होने वाली सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद दोषी मौत के बेहद करीब पहुंच गए हैं, जबकि दिल्ली सरकार के बाद गृह मंत्रालय भी दया याचिका को खारिज कर चुका है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास से दया याचिका खारिज होने के बाद चारों दोषियों अक्षय, विनय, पवन और मुकेश के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन सवाल यह है कि कब हमारे देश में बेटियां, बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित होंगी, क्योंकि 2012 के बाद से अब तक जहां आज निर्भया का यह मामला इस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, तब से लेकर अब तक कितनी जघन्य वारदातें हुई हैं, ये हम सब ने देखा है। बहुत देर और दूर की बात नहीं है, निर्भया कांड अब से कुछ दिन पहले ही हुआ है और उन्नाव गैंगरेप मामले में जो 30 हजारी कोर्ट है वो दोषी ठहरा चुका है आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को। उसकी सजा का ऐलान भी 20 तारीख को होना है। हम एक और सवाल आज रखना चाहते हैं, वो ये कि जो पूरी सियासत है इस देश में, हमने देखा अब से थोड़े दिन पहले चुनावों से इस तरफ भी और चुनावों से उस तरफ भी कि कुछ मामलों को लेकर कितनी व्यग्रता इस देश के राजनीतिक दलों में थी। महिला सुरक्षा को लेकर वैसी ही व्यग्रता या उद्वेलना हमें क्यों दिखाई नहीं देती? नंबर 2, अगर वो कभी कभी दिखती है कुछ घटनाओं के साथ, तो फिर वो इतनी तात्कालिक क्यों होती है कि 2, 4, 10 दिन गुजरते हैं और फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाता है, जैसे कि आज हो रहा है। इंसाफ की उम्मीद निर्भया की मां पाले हुए है, लेकिन उसका इंतजार लंबा हो रहा है। हमने घटना दर घटना बात करके बहुत सारी चिंताएं की हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी राजनीति, हमारी सियासत, हमारी सरकार कोई चिंता नहीं करना चाहती। जैसे हैदराबाद कांड के बाद देश की संसद में चर्चा हुई, सांसदों ने चिंता जाहिर की, लेकिन यह कहा गया कि साहब आप इसे और फास्ट करिए, यह कहा गया कि आप और कोई निर्णायक कानून इस पर लेकर आइए। अब सियासत पूरी तरह से खामोश है। ऐसा लगता है कि और किसी बड़ी घटना का शायद इंतजार हो रहा है। शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है, हमें पता नहीं आने वाले सत्रों में केंद्र के स्तर पर कोई कानून आएगा या नहीं आएगा। यह प्रतिबद्धता लगातार जाहिर की जाती रही है, आगे भी की जाती रहेगी कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे और कब मुकम्मल होगा यह हमें पता नहीं है। जल्दी से आज की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे कि महिला सुरक्षा जैसे सवाल पर हम क्यों तात्कालिकता से ही भरे होते हैं, बस जिस वजह से ऐसा हुआ है कि स्थिति यहां तक आ गई है। एक पल में खुशी मिली निर्भया की मां को, लेकिन दूसरे ही पल में फिर वो अफसोस और बेचैनी में डूब गई। ये इंतजार और कितना लंबा होगा, इस पर हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। देखिए,
नहीं बचेंगे निर्भया के दरिंदे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। फांसी की सजा बरकरार। निर्भया केस में इंसाफ के लिए करीब 7 साल का लंबा वक्त लग चुका है, लेकिन अब तक गुनहगारों को उनके किए की पूरी सजा नहीं मिल पाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तेज कार्रवाई से अब यह इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आज बड़ा फैसला सुनाते हुए 4 दोषियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है। उधर निर्भया की मां आशा देवी ने 7 तारीख को डेट दिया है। एक बार फिर कोर्ट ने उनको मौका दे दिया कि जितनी रेमडी है ले आओ, हम फिर एक बार डेट देंगे, क्योंकि उनका अधिकार है, हमारा कुछ नहीं अधिकार है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट हमें गुमराह कर रहा है, उनको मौका दे रहा है। बिल्कुल नाराज है, उनका अधिकार को देखा जा रहा है, हमारा तो सुना भी नहीं जा रहा है, हमको तो मौका भी नहीं मिलता। आज कोर्ट ने मुजरिमों को मौका ही नहीं दिया, बल्कि निर्भया परिवार को गुमराह कर रहा है। हमारे वकीलों की सुनी नहीं गई, बल्कि उन वकीलों को सुनी गई। जज ने जो कुछ कहा है उसे हमें आज साफ लगा कि निर्भया परिवार को हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप निराश हैं? बिल्कुल निराश है। जो दोषी हैं उनके भी अधिकार हैं। दोषी हैं उनके तो बहुत बड़ा अधिकार है, क्राइम करने का अधिकार कर रहे हैं, और कोर्ट यही सब कोर्टें करवाती है समय दे दे करके। कोर्ट में दोनों पक्षों को दलील देने के लिए करीब आधे घंटे का वक्त मिला था। इस दौरान दोषी के वकील एपी सिंह ने केस की जांच और पीड़ित के बयानों पर सवाल उठाए और ये दावा किया कि पीड़ित ने आखिरी बयान में अक्षय या किसी दोषी का नाम नहीं लिया था। उनके मुताबिक पीड़िता की मौत अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई। ऐसे में फांसी देकर अपराधियों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इससे जुर्म रोका नहीं जा सकता। लिहाजा दोषियों को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। तो कन्विक्ट को लीगल रेमेडीज हैं, वो लीगल रेमेडीज उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चाहे केस मीडिया ट्रायल हो, पब्लिक प्रेशर हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे कुछ भी हो, आप लीगल रेमेडीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन्हीं बातों को रखा गया। जेल के अधिकारी पेश हुए, अभी कन्विक्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उसमें भी उनसे बात होगी। अब ऑनरेबल कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश किया है कि आप फ्रेश नोटिस तिहाड़ जेल से कन्विक्ट को देंगे और उसके बाद उस नोटिस का जवाब डिफेंस काउंसिल, मुझे उस नोटिस का जवाब कन्विक्ट की तरफ से देना है। वो नोटिस अक्षय, विनय, पवन और मुकेश चारों को दिया जाएगा। फिर उसका नोटिस जवाब दिया जाएगा, उसका जवाब का रिप्लाई अगले साल 7 जनवरी को फाइल किया जाएगा। वहीं कोर्ट में निर्भया के वकील ने दलील देते हुए जज से पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की मांग की। इस दौरान कोर्ट रूम में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी दोषी की बचाव याचिका को बेबुनियाद बताया। उनके मुताबिक ये मामला फांसी के लिए एकदम फिट है, लिहाजा इस केस में दोषियों को फांसी ही मिलनी चाहिए। 7 जनवरी को अगली सुनवाई। डेथ वारंट हो सकता है जारी। हालांकि 3 जजों की बेंच ने यह साफ कह दिया है कि इस केस में न्याय प्रक्रिया का पूरा पालन होगा। इसकी अगली सुनवाई 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है। देखना यह है कि दोषियों का डेथ वारंट इसी दिन जारी होता है या इसमें कुछ और वक्त लगता है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार निर्भया गैंगरेप आरोपियों को फांसी होना अब तय माना जा रहा है। अक्षय की रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अब क्यूरेट पिटीशन दाखिल करने का आपको सिर्फ 1 हफ्ते का समय है, जबकि आरोपी के वकील एपी सिंह ने कहा था कि हमको 3 हफ्ते का समय चाहिए, जिसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। उसके बाद आप दया याचिका राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद दोबारा दूसरी तारीख 7 जनवरी दे दी गई। अब कहीं ना कहीं डेथ वारंट इश्यू होने पर इसका समय पूरा होता नजर आ रहा है। कैमरा से सताज के साथ सैयद मुबशिर, प्राइम न्यूज, दिल्ली। देखा आपने रिपोर्ट के अंदर किस तरह से निर्भया के माता पिता कोर्ट के भीतर जो कुछ हो रहा था या आज हुआ, उससे एक किस्म के असंतोष में वो थे और जाने अनजाने वो कोर्ट की भूमिका को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे थे। हालांकि माननीय जज ने यह कहा
कि हम आपसे सहानुभूति रखते हैं, हमें आपसे सहानुभूति है, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो जुडिशियल प्रोसेस है, उसको हमें किसी भी कीमत पर फॉलो करना होगा और हम उससे बंधे हुए हैं, हम कानून से बंधे हुए हैं। हम आज ये डिस्कस करना चाहते हैं। पिछले 3-4-5 दिनों में तो टेलीविज़न स्टूडियोज़ में बहुत चीखा चिल्ली हुई है, बहुत शोर शराबा हुआ है, लेकिन आज हम निवेदन करना चाहते हैं अपने पैनलिस्ट से कि कृपया करके इस सवाल को, इस चर्चा को शोर शराबा में हम और आप ज़ाया न करें। हम बड़ा गंभीरता से समझना चाहते हैं कि क्या महिला सुरक्षा के सवाल को इस देश में समाज के तौर पर, सिस्टम के तौर पर, सरकार के तौर पर गंभीरता से हैंडल किया गया है या नहीं किया गया है। हमारी गंभीरता बहुत तात्कालिकता भरी और टेम्परेरी है, वो कुछ घटनाओं से जुड़ी है, या फिर हम कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कोई प्लान भी बनाते हैं कि साहब अब हो गया, यही डेड एंड होगा, यही फुल स्टॉप इस देश में होगा, इसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही, कोई जघन्यता नहीं होगी। और जो अदालत में हुआ उसका क्या प्रोसेस है, क्या जो 7 जनवरी अगली हियरिंग है इसमें हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इन सवालों को भी हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से परिचय करा दें। आज नोएडा स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक राहुल लाल साहब आज हमारे साथ हैं। अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अधिवक्ता राजेंद्र साहू साहब हमारे साथ हैं। साहू साहब बहुत बहुत स्वागत है। 2 मेहमान हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और पीयूष मिश्रा जी नेता प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके सर हम यहां से आते और वहां तक जाएंगे। गुजारिश हम फिर दोहरा दे, देखिए कोई राजनीति नहीं, इस दल की हो या उस दल की हो, इस घर की हो या उस मोहल्ले की हो, है वो देश की बेटी, देश की मां, देश की बच्ची। लिहाजा हमने इतना कर दिया, 17 से पहले उतना था, हमारा आंकड़ा तो इतना है। आप जरा मध्य प्रदेश देख लीजिए, दिल्ली में देखिए, इन बहसों से हम कहीं तक नहीं पहुंचेंगे और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं आज की डिबेट में बहुत ईमानदारी से कि महिला सुरक्षा को लेकर हम कहां खड़े हैं। हम सिर्फ कुछ बयान देकर, कुछ सजाएं दिलाकर डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं, या वाकई हम इनको संजीदगी से ले रहे हैं जिससे कि हमारी कोई बहू बहन बेटी उस घटना का दोबारा शिकार न हो। सबसे पहले साहू साहब आपके पास आते हुए आज जो प्रोसेस हुआ उस पर टिप्पणी करिए। एक कानूनी जानकार होने के नाते हमारे पैनल को और दर्शकों को भी बताइए। बहुत सारी संभावनाएं, आशंकाएं, जैसे क्या साहब डेथ वारंट नहीं आ पाया, जैसा एक लेमैन के नाते हम समझते हैं शायद आज जो निर्भया के माता पिता के भीतर एक क्रोध और एक गुस्सा था, उससे ऐसा लगा कि उन्होंने भी आज के दिन को लेकर कोई बहुत अपेक्षा कर ली थी। उन्हें लग रहा था कि आज का दिन ही एक अंतिम दिन होगा और इसके बाद ये पता लग जाएगा कि फला फला तारीख को निर्भया के जो गुनहगार हैं वो फांसी पर लटका दिए जाएंगे। लेकिन अब वो 7 जनवरी पटियाला हाउस कोर्ट ने कर दी। ये क्या प्रोसेस है? जब अदालत ये कहती है कि साहब हमको ड्यू जुडिशियल प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा, हम कानून से बंधे हुए हैं, इसको साधारण हमारे दर्शक को कैसे आप समझाएंगे? अब इसमें क्या क्या स्टेजेस बाकी हैं ये बताएं सर। राजीव जी, देखा जाए तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मैं ये मानता हूँ कि लीगल प्रोसेस बहुत लंबा है। अभी भी नहीं, देखें आप तो बहुत लीगल लंबा प्रोसेस ऐसे है कि जैसे ही एक बार किसी को सजा दे दी जाती है जी, उसके बाद वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पहले रिव्यू पिटीशन का प्रोविजन नहीं था, ठीक है, अब वो रिव्यू फाइल कर सकता है 30 डेज के अंदर। इनके वकील ने, हम अपने दर्शकों को बता दें, इनके वकील एपी सिंह साहब जिनके हम रिपोर्ट में बाइट सुनवा रहे थे प्रतिक्रिया, उन्होंने तो आज ही कह दिया कि हम साहब क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि पहले रिव्यू पिटीशन का प्रोविजन नहीं था। रिव्यू पिटीशन एक जजमेंट, रूपा हुरा के जजमेंट से आया। वो रिव्यू पिटीशन भी इसलिए रखा गया है कि मान लीजिए कि आप पार्टी नहीं थे उस केस में, या जज का कोई बायस था, इन 2 ग्राउंड्स के अलावा आपके पास और कोई ग्राउंड नहीं होता उसका। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आपने जो भी आज रिव्यू पिटीशन में लिखा है वो रिपीटिशन है जो ट्रायल कोर्ट और पहले सुप्रीम कोर्ट दलीलें आप रख चुके हैं। ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट करने का तरीका है। पहले 3 लोगों ने रिव्यू फाइल किया, फिर ये चौथे ने फाइल किया। अब इसके बाद क्यूरेटिव का प्रोविजन भी है सुप्रीम कोर्ट में। क्यूरेटिव में एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अपना एक सर्टिफिकेट देते हैं कि दिस इज अ फिट केस टू बी हर्ड। तो किसी सीनियर एडवोकेट से सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि इट कैन बी हर्ड, और उसके बाद द बेंच विल डिसाइड कि इसमें कुछ मेरिट है कि नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली जो मैंने आज तक देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू, क्यूरेटिव्स, इनका सिर्फ 1% चांस होता है। 100 में से सिर्फ 1 रिव्यू या 1 क्यूरेटिव सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है।
ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी है इनकी तरफ से। ठीक है। सेकेंडली, जैसे आज इन लोगों का, इनका ये मानना था, इनकी फैमिली का मानना था निर्भय के कि आज एक डेथ वारंट आ जाएगा, उनका मानना थोड़ा गलत था, क्योंकि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि पहले जितने भी रेमेडीज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएं, जिसमें एक रिव्यू है, जिसमें एक क्यूरेटिव है और जिसमें एंड में प्रेसिडेंट के पास वो दया याचिका है। ठीक है। जब वो हो जाएगा उसके बाद एक डेथ वारंट इशू होगा। लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है कि ट्रायल कोर्ट अगर चाहता तो डेथ वारंट इशू कर देता। अच्छा। और ये लोग जाके उसको कैंसिल करवाते रिव्यू पिटीशन के थ्रू या क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू। अच्छा, ये जाते आगे और ये दोषियों के वकील जा रहे हैं, जो वो लोग जा रहे हैं, उनकी बजाय ये जाते हैं ना। आज जो डेथ वारंट को पटियाला हाउस कोर्ट आज डेथ वारंट जारी कर देती, लेकिन जाते ये लोग। लेकिन इतना स्ट्रांग किसी को होना, किसी जज को स्ट्रांग होना या लोअर कोर्ट को स्ट्रांग होने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये मीडिया ट्रायल है। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कंप्लीट करना चाहते हैं और इसमें अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन ये पक्का है कि इनको जो होना है वो होना है। अच्छा, फांसी मिलनी है। ठीक है सर, आप भी कह रहे हैं जो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ये थोड़ा सा टाइम कितना हो सकता है? ये अब जैसे 7 जनवरी को अगली हियरिंग है, ये क्या मार्च अप्रैल तक जा सकता है नहीं, या फिर ये जनवरी में खत्म हो जाएगा, क्या है? आप ये देखें तो कल सीजीआई मिस्टर बोबडे ने अपने आप को रिक्यूज किया था, क्योंकि उनके एक भतीजे ने इनके केस लड़ा हुआ है इनमें से एक के लिए। अच्छा। तो इसीलिए उनको रिक्यूज करना पड़ा था। और आज इतने फास्ट वे में आज 3 जज बेंच ने उसको रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया और 1 हफ्ते का टाइम दिया है क्यूरेटिव का। तो जिस स्पीड पे सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इट कैन बी डन इन अ मंथ्स टाइम। अच्छा, एक महीने, अधिकतम 1 महीने में ऐसी संभावना है। एक कानूनी जानकार के तौर पर राजन साहू साहब बता रहे हैं हमारे पैनल में कि अभी 1 महीना और लग सकता है। एक सवाल, जैसे आज अक्षय ठाकुर ने एक दया याचिका वो डालेगा आने वाले दिनों में, उसी दया याचिका के साथ हर एक दोषी के अधिकार खत्म हो जाएंगे, या फिर इंडिविजुअली भी सब अपनी अपनी जो मर्सी पिटीशन है उसको प्रेसिडेंट के पास ले जा सकते हैं? इसका क्या प्रोसेस? जैसे अभी आप चर्चा शुरू होने से पहले ये भी कह रहे थे कि साहब ये भी बड़ा सोच समझ के किया जा रहा है कि पहले एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। कानून में चाहे क्राइम एक हो, लेकिन सबकी राइट्स अलग है। अच्छा। इन चारों के अपने अपने राइट्स हैं, इन सबके पास एक लिमिटेड टाइम है। अगर उस टाइम में वो नहीं करते तो ये बात अलग है कि वो क्लब हो जाएंगे, लेकिन सबके अपने अपने राइट्स हैं। सब अपना अपना याचिका लेके जा सकते हैं, मर्सी पिटीशन ले जा सकते हैं, और वो सब मर्सी पिटीशन डिसाइड होनी जरूरी है। ठीक है। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और बहुजन सम्यक संगठन की अध्यक्षा प्रीता हरित भी हमें ज्वाइन करेंगी। एक सवाल हम जानना चाहते हैं। देखिए, हम अपने देश को तो अच्छी तरह जानते ही हैं जी। हैदराबाद कांड के बाद इस मामले में कुछ ज्यादा तेजी आई है ना, एक दबाव बना। उससे पहले हम ये देख रहे थे कि तकरीबन ठंडे बस्ते में ये पड़ा हुआ था। हमको सर ये बताइए कि अगर ये पिटीशन में ये पूरा मामला गया, जैसे पहले से अक्षय ठाकुर का मामला मर्सी पिटीशन में था जी, तो फिर उनको तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा, या फिर मामला ठंडा हो गया और फिर वो होल्ड कर लिया जाएगा? जैसे हैदराबाद कांड जिस दिन उबाल पर था उसी दिन हमने देखा कि होम मिनिस्ट्री ने साहब उनकी खारिज कर दी, उनकी दया याचिका को होम मिनिस्ट्री ने खारिज कर दिया। वरना ये बहुत दिनों से होम मिनिस्ट्री या प्रेसिडेंट के पास टेक्निकली पड़ी हुई थी। हमें ये भी तो बताइए। देखिए, महाराष्ट्र ये मच हाइप मामला है, मीडिया में अभी चर्चा में है, 1-2 महीने में सियासत कोई दूसरा मोड़ ले गई तो फिर ठंडा बस्ता, या फिर नहीं साहब अब ये पहुंच जाएगा अपने अंजाम। देखिए, आपने जैसे शुरुआत की ना, कई केसेस हैं जिसमें इतनी स्पीड दिखाई जाती है, हजारों केसेस है जिनमें कोई स्पीड नहीं दिखाई जाती है। जहां मीडिया ट्रायल हो गया, जहां पर जिसके लिए लोग चिल्लाने लगे, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर राष्ट्रपति महाराष्ट्र के लिए रात को 6 बजे उठ के महाराष्ट्र में जो अभी हुआ था अपने शिवसेना के लिए, हाँ, उसको वो कर सकते हैं अगर, तो वैसे ही 7 तारीख को अगर ये चाहें, जिस वक्त ये क्यूरेटिव डिसमिस होती है और इनकी मर्सी पिटीशन जाती है, अब ये मर्सी पिटीशन में अगर लेट करते हैं और ये फाइल नहीं करते, जो मुझे लग रहा है कि ये टाइम लगाएंगे। नहीं, लेकिन उसमें भी तो कुछ बाउंडेशन है कि साहब एक ही हफ्ता या 2 ही नहीं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया है कि वो उनके कितना टाइम बाउंड देंगे या नहीं देंगे जी। ठीक है सर, तो अगर वो मर्सी पिटीशन में टाइम लगाते हैं, कानूनी सवाल आएंगे तो हम जरूर सर आपका रुख करेंगे। अब हम जरा उस सवाल को ले लें कि इन सारी घटनाओं और इस मच हाइप्ड केस के नीचे हम जो समझना चाहते हैं कि क्या हम इस हिंदुस्तान में, इस अपने देश में
महिला सुरक्षा के सवाल पर कोई गंभीरता दिखा रहे हैं, या फिर हम केवल और केवल तात्कालिकता से ग्रस्त हैं? जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि जिसको हाइप मिल गया, जो घटना दिख गई, जो अखबारों में छप गई, उसको न्याय की उम्मीद, और बाकी अभी हैदराबाद कांड से लेकर आज के मामले में ही गैंगरेप और गैंगरेप करके जलाने या मारने की 20 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हमें नहीं लगता कि उसमें इतनी तेजी हुई है। बरेली से कल एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें गैंगरेप 1 साल से होता रहा, 35 लोगों ने किया। पता नहीं उस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। आप पुलिस उसमें क्या जांच कर रही है? एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो 4 लोग जिन्हें एनकाउंटर में मारा गया अभी हैदराबाद के, इन लोगों ने 9 क्राइम और पहले किए थे सेम तरीके से। आज का न्यूज़पेपर आप देखें तो 9 क्राइम वो पहले कर चुके हैं सेम तरीके से, और लड़की को जला चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये हाइप हुआ इसलिए आज वो जेल में है, मतलब आज ऊपर है। अब हम जरा पैनल को खोलें और हम उस सवाल पर आए जिसको आज हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हमने निर्भया की माता और उनके पिता का एक डिसअपॉइंटमेंट आज देखा, और वो अदालती कार्रवाई को लेकर निकला, हमारे दर्शकों ने देखा। राहुल लाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। क्या समाज और सरकार दोनों, समाज और सिस्टम दोनों, क्या महिला सुरक्षा के सवाल को सही से एड्रेस कर रहे हैं? 2012 से लेकर 2019 तक क्या हमने कोई गंभीर यात्रा इस सवाल पर तय की है, या नतीजा ढाक के 3 पाती है? हम तात्कालिकता का ढोल बजाते हैं, उसके बाद आंख बंद करके सो जाते हैं। जब फिर कोई नई पीड़िता हमारे सामने आती है, फिर हम जागते हैं और फिर कहते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। महिला सुरक्षा के मामले को बिल्कुल ही गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जो हम लोग देख रहे हैं सारे बयानबाजी या स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो एक समय के समय घटनाक्रम घटती है और फिर उस समय उसके ऊपर सारे लोग काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय बयानबाजी होती है राजीव जी। लेकिन अगर हम लोग देखें, अगर रूटीन वाइज जो परंपरा चल रही है यहाँ पे, आखिर इसका क्या कारण है कि जो निर्भया फंड है वो खर्च नहीं हो पा रहा है? अगर हम लोग देखते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां रही कि अधिकांश, देखिए एफआईआर दर्ज होने में कितनी कठिनाइयां हैं भारत में, एफआईआर दर्ज नहीं हो पाते हैं। अभी भी आपने एक घटनाक्रम का उदाहरण दिया। दूसरा चीज की जो इनके लिए जो मुआवजे का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 99.9% केसेस में इनको मुआवजा भी नहीं मिल पाता है जी। अभी जो हेल्पलाइन के लिए जो अलग अलग राज्य सरकारों को पैसे जारी किए गए थे केंद्र की तरफ से, उस पैसों को खर्च करने की तरफ से ना तो केंद्र ने कोई गंभीरता दिखाई, जारी भी कर दिया। दूसरे फंड के मामले पे तुरंत से जो है कि बार बार जो है कि महिला बाल विकास मंत्रालय या जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज होती हैं वो राज्यों से प्रश्न पूछती हैं वो जी कि अब तक भाई वर्ष आपका समाप्त हो रहा है, आपने उसके ऊपर खर्च क्यों नहीं किया है? लेकिन अलग अलग कई उत्तर प्रदेश सहित कई देश के बड़े बड़े राज्य हैं, चाहे बीजेपी प्रशासित हो या कांग्रेस प्रशासित राज्य हो, दोनों का ही उसके प्रति रवैया काफी गैर गंभीर किस्म का रहा। हम लोग देख रहे हैं कि आज अगर निर्भया के मामले में ही ये बिल्कुल इतना टॉप प्रायोरिटी वाला केस है, फिर इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि 2012 से चलते हुए इसकी गति जो है, अभी हम लोग 19 में भी हम लोग देख रहे हैं कि ये किस गति से ये मामला जा रहा है जी। तो ड्यू प्रोसेस को फॉलो अप जरूर किया जा रहा है, लेकिन अगर ये हाई प्रोफाइल केस की ये स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, दूसरे केसेस की हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जब मैं आपके यहाँ पे आ रहा था तभी हमारे पास एक पीड़िता के परिवार ने संपर्क किया। अच्छा, फर्रुखाबाद में एक महिला की हत्या, हम लोग जानते हैं कि भारत में घरेलू हिंसा भी एक बड़ा सा मामला है। वहां पे सीमा सिंह के नाम पे एक महिला थी, उनके पति ने हत्या कर दी 12 दिसंबर को फर्रुखाबाद के नगर थाना क्षेत्र में। ठीक है, अब बहुत मेहनत मुश्किल के बाद दबाव बना तो प्रशासन ने उनके पति को किया, लेकिन गोली मारने वाले में पति और उनके जो ससुर हैं, यानी कि दोनों लोग शामिल थे। अब अभी वहां पे स्थानीय तौर पे पुलिस को जो भी चीजें पुलिस के द्वारा की गई हैं, अभी तक उनके ससुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। स्टोरी ऐसा बनाया गया उसमें, क्योंकि ये मामले मीडिया में नहीं रहे। मैं एक एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं कि इस तरह के भी मामले घट रहे हैं। आरोप ये लगा कि भाई वो प्रेस करने में उन्होंने कपड़ा को थोड़ा जला दिया था, तो पति ने गुस्से में गोली मार दी और उसके बाद वो बारात पे चले गए और अगले दिन आके उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने खुद ही आत्महत्या की है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पे, और ऐसे मामले पे भी प्रशासन गंभीर नहीं है राजीव जी। और ऐसे मामलों की जो संख्या है बहुत ज्यादा है, वो इतनी है कि अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि साहब ये क्या हो रहा है। हमने फिर वो कहा ना कि हम तात्कालिकता, एक टेम्परेरी मैकेनिज्म में रहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर इमोशन में जाते हैं तो उसे एक तरीके से देखते हैं, फिर हम उसे भूल जाते हैं। देखिए, सिर्फ हम बाकी पैनल को जोड़, मैं खाली इसी में एक लाइन में कहूंगा कि देखिए बहुत आवश्यक है कि देखिए अगर न्यायिक प्रक्रिया विलंबित होगी और हमारी जो पुलिसिया जांच की प्रक्रिया है, ये दोनों ऐसी चीजें हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि 2006 में जो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि पुलिस जो है कि वो लॉ एंड ऑर्डर और अन्वेषण एजेंसी दोनों का काम करती है, इसमें काम सही से नहीं हो पाता। पहला चीज, और दूसरा चीज राहुल सर, हमारी चिंता ये है और कई बार उस पर थोड़ा तंज भी है
कि अब रिफॉर्म तो सिर्फ कभी किताब हो या कभी दो चार विश्लेषकों की जबान पे लेकिन होता है, समाधान होना नहीं शायद है ही कोई केंद्र या राज्य की सरकार इस रिफॉर्म के सवाल को एड्रेस करना चाहती है, हमें नहीं पता। उतना ही तक जाती है कि एक कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, 2-4 दिन उसमें पढ़ा लिया गया और वो खेल खत्म हो जाता है। हम वहां अपने मेहमानों को जोड़ लें, उनको शायद मतलब उनको ऐसा डिस्कनेक्ट टाइप का लग रहा है, क्योंकि आजकल आखिरी पंक्ति में कहूंगा, साहू साहब ने देखिए बहुत अच्छी चीज हम लोग पहले से भी रख रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ पे जो हम लोग आखिर सीआरपीसी के धाराओं को तो हमें बनाना पड़ेगा ना, उसको एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। कानून आप कितने भी बना लेंगे कठोर, उसको क्रियान्वित तो इन्हीं लोगों को करना है। हमारे न्यायपालिका पे काफी ज्यादा बोझ है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसकी कहां चर्चा है? वो चर्चा करनी पड़ेगी। कोई ड्राफ्ट है? कोई ड्राफ्ट नहीं है। अब जैसे निदान क्या जो हम अब इसमें भी तात्कालिकता है कि हमने एक निदान, हमें एक मामला पता लगा, फला मुख्यमंत्री फला मिनिस्टर ने कह दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, लेकिन क्या हम अपने ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम को फास्ट ट्रैक की तरफ ले चल रहे हैं? उसके लिए क्या हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि 1 साल में हम यहां पहुंचेंगे, 2 साल में वहां और 5 साल में वहां, और अदालतों में जो लंबित मामले हैं चाहे वो किसी नेचर के हो उनमें हम एक स्पीडी ट्रायल लाएंगे, उसकी कहीं कोई चिंता नहीं। स्थिति यह भी समझने वाली बात है कि फास्ट जल्दी से पीयूष मिश्रा जी, देखिए पीयूष धीमे गति से चल रहा है, उनमें भी काफी ज्यादा ओवरलोड है। 2 पॉलिटिकल पैनल में हमारे साथ लोग हैं, अश्विनी शाही जी और पीयूष मिश्रा जी। इससे पहले कि हम यहाँ आए, हमें उन लोगों को जोड़ लें क्योंकि आज जैसा कि हमने कहा कि थोड़ा गंभीरता से बात हो और बाकी कोई दूसरा मुद्दा है नहीं, एक हफ्ता तो चीखते चिल्लाते ही गुजरा है। पीयूष मिश्रा जी, हम ये सवाल लेकर आपके पास आना चाहते हैं कि महिला सुरक्षा का सवाल क्या आपकी पार्टी को, क्या आपको परेशान करता है, और जब परेशान करता है तो उसका हल आप क्या पाते हैं? क्या आपको ये लगता है कि सत्ताधारी पार्टी पर ही सारी जिम्मेदारी और चीजें बोल दी जाएं, आरोप प्रत्यारोप कर दिया जाए, या फिर आपकी पार्टी भी कहीं कोई इनिशिएटिव ले रही है, इन पर दबाव बना रही है कि साहब आप ऐसा करिए? क्योंकि जब तक कोई पक्का मैकेनिज्म नहीं होगा, जब तक हम अपने न्यायिक सिस्टम को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक करेंगे कैसे? हमारी चिंता तो यह है, चलो मिल गया निर्भया को, आज नहीं 1 महीने बाद न्याय मिल जाएगा, लेकिन बाकी पीड़िताएं या उनके परिवार जो अदालती प्रक्रिया में है, उन्हें फिर कब और कैसे न्याय मिलेगा? क्या चिंता है इसके ऊपर आपकी सर, क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए राजीव जी, पहले तो बात अगर की जाए जो निर्भया कांड हुआ, इस पे तो बड़ी मैं खुद थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज ये विश्वास था जब 1 बजे उनका खारिज हुआ, जब कि एक कोर्ट से कि उनको जो रिव्यू पिटीशन डाला था उस पर नहीं मिला, जब तो बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन आज ही हम लोग सोचे थे कि आज ही इनका डेथ वारंट जारी हो जाएगा। जो पीड़िता काफ़ी दिनों से परेशान थी, उसके घर वाले परेशान थे, आज उसको न्याय मिलने की संभावना थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने डेथ वारंट जारी करना था, आज किया नहीं। ठीक है, आपको एक चीज और बताना चाहूँ, 2013 में जब महिला सुरक्षा बिल लाया गया इसी कांड के बाद, तो उसमें यह सुनिश्चित किया गया था, गृह मंत्री शिंदे जी हुआ करते थे, तब कांग्रेस की सरकार थी, यह सुरक्षित था कि बलात्कार के कारण हुई मौत और अस्थायी जो विकलांगता है, इसका जो मतलब सजा का जो प्रावधान था वो मौत था। लेकिन आज ट्रायल कोर्ट ने नहीं जारी किया डेथ वारंट, तो थोड़ी न थोड़ी कहीं निराशा है, लेकिन कानून पर पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि 7 जनवरी को जो फैसला आएगा उससे पीड़िता को न्याय मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं हमारी पार्टी के, हमने अभी पार्टी में, हमारी पार्टी की अभी बलिया में एक बड़ी रैली हुई है, उसमें इस मुद्दा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उठाया था। मुद्दा क्या था कि आंध्रा में अभी आपने देखा क्या हुआ, सबके सामने है जी। 5 दिन पहले आंध्रा की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक महिला सुरक्षा का बिल पास किया है जिसमें 21 दिनों के अंदर सजा का प्रावधान है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के उसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहां है? आए दिन आप घटनाएं पे घटनाएं देख रहे हैं। 5 दिसंबर उन्नाव वाली थी, 7 दिसंबर नौसारा ब्लॉक की थी, 3 दिसंबर मिर्जापुर था, आए दिन चल रहे हैं। बरेली वाला अभी कल आपने देखा ही, 35 लोगों ने। तो क्या इस प्रकार, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश ने एक ये जो महिला सुरक्षा पर बिल लाया है कि 21 दिनों के अंदर इसको सजा का प्रावधान है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती? हम लोगों का जो हमारी रैली हुई उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया कि उत्तर प्रदेश सरकार जगे और थोड़ा सा जो बात कहती है महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस पर ध्यान दे और कुछ इस प्रकार का बिल लाए। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टी
पार्टियां भी उसका साथ देंगी और इसको तुरंत करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या, इनके खुद ही अंदर बगावत चल रही है, 200 विधायक इनके खुद धरने पर बैठे हुए हैं, इनको अंतर कला से ही फुर्सत नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से सबक लेना चाहिए। महिला सुरक्षा तक ही रहने दीजिए पीयूष जी, महिला सुरक्षा तक रहने दीजिए, हम उनसे जवाब लेंगे। आपने कहा कि आप तैयार हैं, आपने आंध्रा का एक उदाहरण रखा कि वो 21 दिन में अगर कर सकते हैं तो आप मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर सकती? शाही साहब से जवाब लेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं सर, देखिए हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई एक पीड़िता के न्याय का प्रश्न नहीं है ना, ये तो एक आइकॉनिक डिसीजन होगा जब ये आएगा। ये मामला मच हाइप्ड मामला है, लेकिन कितनी पीड़िताओं को ऐसी स्थिति मिलती है जहां उनकी चर्चा भी हो पाए, सबसे बड़ी और जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम कहां अपने देश में न्याय व्यवस्था को लेकर जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता यह है ना, आए दिन थानों में, पुलिस चौकियों में, परिवारों में, समाज में क्या व्यवहार उनके साथ है, ये एक अलग डिबेट का विषय। शाही साहब आपके पास आएंगे, लेकिन एक महिला प्रतिनिधि जो सामाजिक कार्यकर्ता है प्रीता हरित जी, अब उनको जोड़ लें, उनका कमेंट ले लें, फिर हम आपके पास आएंगे, अजय सर को भी जोड़ेंगे। प्रीता जी, हमको बताइए कि आप जैसी समाज सेविका इस विषय पर जब सोचती है कि हम एक मामले में न्याय मिल जाएगा, दूसरे में मिल जाएगा, लेकिन हजारों सैकड़ों पीड़िताएं हैं, उसको हमारा जुडिशियल सिस्टम कब और कितनी देर में न्याय दिलवा पाएगा? तो आपको क्या लगता है, क्या हम दो को मिल गया खामोश बैठ गए? जैसे अभी आजकल खूब कहा जा रहा है कि 2004 में आखिरी बार फांसी हुई थी और तब से लेकर अब 2019 में वो स्थिति बनेगी, अंतिम फैसला अदालत देगी क्या होता है, डेथ वारंट होता है, नहीं होता है, कब होता है। तो आप जैसी समाज सेविका इस सवाल से कैसे रूबरू हो रही है और इसके उत्तर कहां पाती है? 20 हो जाएगा। देखिए, ये जो 2012 का जो मामला है, निर्भया का जो केस है, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया और पूरा का पूरा देश, क्योंकि दिल्ली की घटना थी, पूरा का पूरा देश सड़कों पे आ गया था, पूरी दिल्ली उतर के आ गई थी, मामले ने बहुत तूल पकड़ लिया था। तो उस समय इस मामले पर एक न्याय की प्रक्रिया चली, अपराधियों को सजा देने का एक प्रोसेस शुरू हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ने अपराधियों को दोषी करार दिया। आज ये मामला सिर्फ और सिर्फ कहीं न्याय व्यवस्था में कहीं ढीलापन है, जिसके कारण ये जो है बढ़ता चला गया। क्योंकि आज यदि ये फैसला हो जाता तो हम मानते कि निर्भया के दोषियों को सजा हो जाती होगी, जो कि आने वाले समय में हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि ये मामला सिर्फ एक निर्भया का नहीं, निर्भया के बाद से कम 100 हजारों मामले ऐसे हुए हैं जो कि मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, जो अनरिपोर्टेड गए हैं, जो कहना चाहिए कि मैं समझती हूं कि सोशल मीडिया पे आए हैं। उत्तर प्रदेश में ही लगभग हर जिले में आए दिन पीड़िताओं के साथ, महिलाओं के साथ रेप बलात्कार होते हैं। अभी अभी कल बरेली की घटना हुई है, उससे पहले उन्नाव में घटना हुई थी, उससे पहले कानपुर देहात में घटना हुई थी, उससे पहले हर जगह पे, लखनऊ में घटना हुई थी, मुजफ्फरपुर में घटना हुई है। देखा जाए तो हर जगह पे ये हो रहा है। ये तो नीचता की पराकाष्ठा है। मैं समझती हूं कि पूरा का पूरा जो व्यवस्था है उसको पूरे तरीके से देखा जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से दोषियों को सजा देना, अपराधियों को अपराधी घोषित करके उनको चाहे फांसी की सजा दी जाए, वो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक निर्भया का मामला नहीं है। क्योंकि यदि एक निर्भया का मामला होता तो एक को फांसी की सजा दे दी जाए, बाकी लोग फिर छूटे घूम रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। इस समस्या का समाधान तीनों व्यवस्थाओं को साथ मिलकर करना पड़ेगा। एक व्यवस्था जो घर से शुरू होती है, घर में पत्नी होती है, बहन होती है, बेटी होती है, दादी होती है, उसी तरह पति होता है, चाचा ताऊ भाई बच्चे सब होते हैं। ठीक बात है। और वहीं पर उनको सिखाया जाता है कि बेटियां बेटों से कमतर होती हैं, उनके साथ पहले से ही एक ऐसा बर्ताव किया जाता है कि बच्चा जो जन्म लेता है लड़का, वो धीरे धीरे समझ जाता है कि उसकी स्थिति समाज में सुपीरियर है, वो घर में सबसे श्रेष्ठ है। और जैसे जैसे वो समाज में निकल के आता है, और जब क्योंकि कुदरती तौर पर महिला और पुरुष, स्त्री और पुरुष समान है हर तरीके से, तो जब स्त्री अपनी समानता के कारण अपनी योग्यता को जब स्थापित करने की कोशिश करती है, तो वही पुरुष जो परिवार व्यवस्था में अपने आप को श्रेष्ठ मानता था और समाज में भी श्रेष्ठ समझता है, तो उसके अहम पर कहीं चोट पड़ती है। और जब वो चोट पड़ती है और तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब बर्दाश्त नहीं करता तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बलात्कार के माध्यम से, डोमेस्टिक वायलेंस के माध्यम से और
बहुत तरीके के अपराध है, किडनैपिंग है और मीडिया, सोशल मीडिया पर परेशान करना है, और अगर कुछ भी नहीं बचता है तो निर्मम हत्या के तौर पर कर दिया जाता है। मैं ये समझती हूँ कि जब तक इस पूरे मसले को हम एक होकर के नहीं हम एड्रेस करेंगे, हम इस समस्या का समाधान नहीं पा सकते। एक निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा देने भर से ही समस्या का मसले का हल नहीं हो जाएगा। यही तो हमारी चिंता है, और यही प्रीता जी, यही हमने आज डिस्कस करने के लिए यही पॉइंट भी रखा है कि कितनी गंभीरता, जैसे आपने कहा कि जब तक एक करके नहीं, एक सिमेट्री नहीं होगी पूरे सिस्टम में, चाहे वो समाज हो, एक कानूनी पक्ष हो, सिस्टम का पक्ष हो, उसको एक सिमेट्री लेनी पड़ेगी और नजरिया बदलना पड़ेगा। ये वाला नजरिया कि साहब हो गया और 25 साल बाद कोई सजा मिल रही है, इस नजरिए से बाज आना पड़ेगा, तब हम वहां जा पाएंगे जहां आज सोच रहे हैं। हम जल्दी से आपकी बात पूरा करिए, फिर हम एक बार शाही साहब को इन सवालों से रूबरू करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की चर्चा पिछली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने की है। अब सवाल यह है कि ऐसी बहुत सारी घोषणाएं या डिसीजन होते हैं, हम अब तक होते देखते आ रहे हैं। आप याद करिए भंवरी देवी का केस कब हुआ था, आप याद करिए क्या मीडिया हाइप हुआ था जब तंदूर कांड हुआ था, या आप ये अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जयपुर वाला जो गैंगरेप था, उस पर कितना मीडिया हाइप हुआ था, लेकिन उसके बाद सिस्टम फिर वैसे ही सो जाता है। बोलिए, आप इन सवालों से हम चाहते हैं शाही साहब जुड़े, आप बोलिए। फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए, जितने भी बलात्कारी हैं, जैसे ही उनका अपराध घोषित होता है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति बलात्कार जैसा जघन्य क्रूर घटना करे, कोई ऐसा घृणित कार्य करे, उसे पहले उस कार्य को करने से पहले, उस अपराध को करने से पहले फांसी का फंदा नजर आना चाहिए। ऐसी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, जुडिशरी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, कानून के माध्यम से। और मैं फिर एक बार कहती हूं कि सरकार के तौर पर सारे जितने भी इस तरह के लोग हैं उनका काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि समाज में, समाज के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, उनको बराबर होकर चलना है। हर महिला का सम्मान, उनका सम्मान हर जगह पे होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पे काम करती हो। प्रीता जी, अब जल्दी से हम शाही साहब को जोड़ लें, जैसे तुरंत आपके पास आ रहे हैं। शाही साहब देखिए, आज तो कोई इस तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं है, आज तो सिर्फ एक चिंता है, आज कोई रिमार्केबल डिसीजन भी नहीं आया है, आज ऐसा भी नहीं है कि आपकी पार्टी या सरकार कटघरे में खड़ी हो। लेकिन हमारी चिंता जिस सवाल को लेकर है वो ये कि आज जिन तर्कों के पीछे छिपकर हम कहीं बचने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं है, जैसे कि हम स्पीडी ट्रायल नहीं करा पाते, जैसे कि हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ काउंसलिंग का कोई उस तरह का प्रोसेस नहीं है, जैसे कि अभी भी थाने और चौकियों में हम वो कोई माहौल नहीं दे पाए हैं जहां अगर हो भी गया तो पीड़िता जाए, सुरक्षित महसूस करे, वो अपनी बात कहे और तुरंत पुलिस उस पर एक्टिव हो और जो आरोपी है, अपराधी है, उनको पकड़ा जाए। हमें ही बताइए सर कि क्या गंभीरता आपकी सरकार की है इन चीजों को लेकर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल पर, स्पीडी ट्रायल के सवाल पर, वो सिस्टम के सवाल पर, और यहां जो प्रीता जी ने कहा उन सवालों पर। आज क्या, आज हो गया, एक सजा मिल जाएगी, लेकिन अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल वो बिल्कुल ना हो, फिर हमारी बहू बेटियां उस बेदी पर न जाएं, इसके लिए क्या नजरिया और क्या सोच है, बताइए सर पूरे पैनल को और प्राइम न्यूज के दर्शकों को। राजीव जी, देखिए, जो भी ये दुर्घटनाएं या घटनाएं होती हैं, ये अच्छी नहीं कही जाती हैं, कोई भी अच्छा नहीं कहता है, इससे कोई भी दल हो, दल का कोई मतलब नहीं है। ये एक पूरे देश पर कलंक लगता है अगर किसी भी बहन बेटी पर ये इस तरीके का अत्याचार और जुर्म होता है। इसमें मुझे लगता है बड़ा ही गंभीर विषय है ये। इसमें मैं राजनीतिक प्रवक्ता के नाते मैं नहीं कहना चाहता हूं, ये भूल जाइए कि मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं भारत हिंदुस्तान का एक नागरिक हूं। इसमें क्या है कि हम लोगों को समाज के साथ मिलकर एक मानसिकता लोगों के बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जो अभी अचानक प्रीता जी ने कहा, थोड़ा सा इन्होंने मर्द अपने फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, थोड़ा नहीं अच्छा है। ये एक काउंसलिंग उन्होंने कहा, उससे मैं सहमत हूं, एक काउंसलिंग करना चाहिए। चूंकि जो देर हो रहा है, देर होने में पुलिस और रिफॉर्म की बात अभी राहुल लाल जी ने भी कहा कि पुलिस रिफॉर्म जो है, कानून के वक्ता बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये लोग ज्यादा जानेंगे कि कानून की अगर 2 किताबें होती हैं, एक किताब अगर कुछ कह रहा है तो दूसरी किताब में उसका काट जरूर रहता है।
तो ये ऐसी अंग्रेजों के जमाने से अभी हम उस कानून को लेकर ढोते हुए चले आ रहे हैं और बहुत से ऐसी संविधान के उसमें या नीतियों में या जो एक्ट हैं उसमें बदलाव भारत सरकार के अंतर्गत लंबित हैं। जो घटनाएं जैसे हो रही हैं आज आप लोगों ने मीडिया और मीडिया के अलावा जो सोशल मीडिया है इसने पूरे देश को जगाने का काम किया है जिससे सरकारें भी जाग रही हैं। हो सकता मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार सो रही थी, कुछ चीजें नहीं आती हैं उसमें कहीं पुलिस की खामी होती है, कहीं जजेस की खामी है, कहीं वकालत के मतलब कोर्ट की खामी है, धीरे धीरे मामला लंबित होता है। इतने रास्ते हैं। अभी हमारे जो है किसी वकील साहिबा ने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन अभी बाकी है, रिपोर्ट में ही आपके आया। अभी इतने रास्ते हम दे देते हैं लेकिन अगर जो पीड़ित है उसको सुना भी नहीं जाता है। जो पीड़ित अगर वहां पर जा रहा है, पीड़िता अगर खुद खड़ी है तो उसको जो है इतनी बार उसको गवाहियों से ट्रायल से गुजरना पड़ता है कि रोज उसके साथ गलत चीजें होती हैं कोर्ट में खड़े होके। तो ये एक शर्मिंदगी की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने, मोदी जी ने देखिए बहुत स्पष्ट रूप से 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से कहा था कि अपने बच्चों को भी आप लोग संभालिए, अपने बच्चों को भी शिक्षा दीजिए कि सड़क पर मां बहन सुरक्षित हो। आप क्यों 10 बजे आते हैं, आप अपने पूछिए। इसी के लिए इस प्रीता जी मैंने इसी के लिए कहा कि एक काउंसलिंग की जरूरत है। वो काउंसलिंग सरकार, प्रीता जी बात कही है वो तथ्यों के आधार पे कही है। प्रीता जी आज हम लोग राजनीतिक बहस नहीं कर रहे हैं। प्रीता जी एक बात उनकी बात पूरी नहीं तो गोल गोल नहीं कह रहा हूं, एक भी कमेंट नहीं ले पाए। हाँ, शाही साहब पूरा करें। शाही साहब हमें ये भी बताइए प्रीता जी, शाही साहब एक नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर दूसरी बात आपने रख दी। हमें ये भी बताइए कि अब आप सिर्फ उतने ही नहीं है ना भैया, अब आप उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और दिल्ली में दूसरा टर्म है। ये जो सवाल जो अभी आप उठा रहे थे इनके समाधान के लिए सरकार किस स्तर पर प्रयास कर रही है, इस पर बहुत संक्षेप में रोशनी डालिए। हम एक बार अजय जी को जोड़ें और फिर जो अब यहां शंकाएं हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, कितना हो रहा है, इस पर थोड़ा आप लोगों का वाद विवाद या आरोप प्रत्यारोप या इस पर रोशनाई हो। लेकिन पहले आप बोलिए कि सरकार के स्तर पर क्या हो रहा है। देखिए अभी आपने ही कहा उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की योगी जी ने अनुशंसा की है। अभी एक कांड हो गया दिशा कांड, तो प्रीता जी टाइप सामाजिक संस्था के लोग झंडा लेकर खड़े हो गए कि गलत हो गया उस पर। इसीलिए आज जो देरी हो रही है, इस तरीके से अगर कोई घटना पुलिस या सरकार अंजाम दे देती है तो मानवाधिकार के लोग झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, अगर ये उस कांड पे भी झंडा लेकर न खड़े हो ना मैडम, अगर उस कांड पर भी झंडा लेकर सामाजिक संगठन न खड़े हो तो क्या सरकार ये डिसीजन ले कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए? बताइए ना शाही साहब। अगर वैसी घटनाओं पर भी समाज न जागे पीयूष मिश्रा जी, तो आपको लगता है कि सरकार फिर इतनी जल्दी ये डिसीजन लेगी? लंबित एक्ट को सही किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है, ये राजनीतिक प्रवक्ता दुरुस्त किया जा रहा है। कई अभिलंबित मामले। एक मिनट आप आंसर करिएगा, हम शाह साहब और राहुल जी को, पीयूष जी को जोड़ेंगे। लेकिन अजय जी की टिप्पणी अब तक आ नहीं पाई, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। अजय, आंध्र प्रदेश में 21 दिन के अंदर सजा का प्रावधान रखा गया। उत्तर प्रदेश कब ऐसा फैसला लाएगी, आप यही बता दीजिए। ठीक है, एक अजय जी का कमेंट आने दीजिए सर, फिर एक अजय जी का कमेंट आने दीजिए प्लीज। एक शाही साहब, एक अजय जी का भी कमेंट आ जाए। अजय जी, हमारा मूल सवाल ये, देखिए हम चीजों से तो गुजरते हैं ना, अगर किसी सड़क पर गड्ढा है तो हम रोज उससे या तो गाड़ी उस गड्ढे में से ले जाते हैं या फिर बचते हुए निकलते हैं, लेकिन समाधान तो उस सड़क को ठीक करना है। क्या हम अपने समाज को, क्या अपने सिस्टम को या जुडिशियल सिस्टम को इन घटनाओं को देखते हुए ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिस्टम में वैसे ही गड्ढे हैं, हम केवल एक घटना उठा लेते हैं और फिर कुछ दिन शोर शराबा करके न्याय दो न्याय दो न्याय दो, क्या हो गया है देश में, ये करके सो जाते हैं। ये बताइए ना। देखिए, मैं आपकी सवाल का जवाब इससे शुरू कर रहा हूं। उपसभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नए कानून की जब डिमांड उठी तो उन्होंने कहा कि वो भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा, बिल से ज्यादा राजनीतिक विल और प्रशासनिक कुशलता की आवश्यकता है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो राजनीतिक विल की उन्होंने बात कही है, ये बहुत बड़ा संदेश देती है
यानी कि अभी जो मैं दोनों को सुन रहा था, जो बात हो रही थी, वो 21 दिन की बात कर रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक बात कहने की जरूरत यहाँ नहीं थी। मैं आपको एक छोटी, मैं हरिता जी की बात को भी आगे बढ़ाऊंगा कि उन्होंने जो कहा वो है घर से भी शुरू होना चाहिए। अभी हम बात करें अपने क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम की, वो बहुत ही धीमा है, लचर है, सुस्त है, और वो जिस तरीके से काम करता है उसके अंदर रिफॉर्म की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है रिफॉर्म की। आप बीच में मत बोलिएगा पीयूष जी, पीयूष जी बीच में बोलिएगा। मैंने आपको सुना है और आप बीच में बोल रहे हैं। उनकी बात खत्म हो, जरूर बोलिएगा, पूरा मौका मिलेगा, बस सुन लीजिए, आप पूरा करिए जी। तो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में सुधार की बहुत जरूरत है। इसके अलावा मैं कुछ और भी समझता हूं, एक आम आदमी का, जैसे सोशल एक्टिविस्ट बैठी हैं, हम लोग भी एक आम आदमी के रूप में हैं, यदि एक किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति थप्पड़ भी मारता है तो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। ठीक है। जब पुलिस के पास जाता है यानी हमारा सिस्टम से आमना सामना होता है। सिस्टम यानी पुलिस चौकी, थाना। जब एक पीड़िता वहां जाती है और अपनी एफआईआर लिखवाने की बात करती है तो उससे जिस तरह के सवाल जवाब होते हैं वो पुलिस के मानसिक स्तर को दिखाते हैं। पुलिस में वो किस तरह के लोग होते हैं, या तो सिपाही से वास्ता पड़ता है जो पीसीआर में चलते हैं, या फिर जो कांस्टेबल होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, क्योंकि आईपीएस अधिकारी से सामना नहीं होता है आपका। तो यानी कि वो जो लोग हैं और वो किस तरह से भर्ती हुई है उनकी, यानी उनकी जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या है, यानी कि उनको एक तो मानसिक स्तर इस तरह का नहीं है, दूसरा लॉ की इतनी जानकारी नहीं है। तो यानी कितने भी अच्छी कोर्ट बना लीजिए, कितने भी अच्छी वकील खड़े कर लीजिए, यदि आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, चार्जशीट ठीक नहीं है, तो उस पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। यानी कि एक पुलिस कर्मचारी को कम से कम लॉ ग्रेजुएट होना कंपलसरी होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। यदि यहाँ पर ये चीजें सुधार में आएंगी तो चीजें बदलेंगी। दूसरा, अभी जो प्रीता जी ने कहा कि घर से शुरुआत होती है, तो मैं वहीं लेकर आ रहा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, घर से ही शुरुआत होती है, वहीं से भेदभाव शुरू होता है। लेकिन हम किस तरह की संस्कृति को पोषित करते हुए आ रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है और हम उसको हम जी रहे हैं। या पोषित तो वो पितरात्मक सत्ता ही हो रही है, वही मैं कह रहा हूं कि यानी कि वहां पर भी बदलाव की जरूरत है, और वहां पर यानी हमें अपनी संस्कृति में उस पितरात्मक सत्ता को बदलने की जरूरत है। वो कहां से आई, कैसे आई, इस पर यह शोध का विषय है, ये शोध का विषय है। आप जाएंगे 200 साल पहले, 500 साल पहले कि कैसे आई है, पहले ऐसा नहीं था, तो ये कैसे आई है बहस का विषय है। मेरा जो है मानना कि इसके अंदर इंटरनेट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इतनी ज्यादा पॉर्न वेबसाइट हैं, एडल्ट मूवीज हैं, नेटफ्लिक्स पर देख लीजिए, उल्लू पे देख लीजिए, अल्ट बालाजी पे देख लीजिए, यूट्यूब पूरा भरा हुआ है, जिसने मानसिक रूप से विकृत कर दिया आदमी को। इजी अवेलेबल है। जो इंटरनेट एजुकेशन के लिए था, वेलबींग के लिए था, उसका मिसयूज हो रहा है। तो इस पे कुछ रोक लगाने की जरूरत है, सेंसर करने की जरूरत है। बात पर जल्दी से कमेंट ले लें एक बार, चूंकि शाह साहब आप पूरे सिस्टम को बहुत नजदीक से देखते हैं, फिर पिताजी आप बोलिएगा, हम जरा एक बार शाही साहब के पास भी जाना चाहते हैं, और पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे थे। आप ही बताइए कि ये जुडिशरी के भीतर कोई चिंता है, जुडिशरी में रिफॉर्म हो, जुडिशियल सिस्टम बेहतर हो, स्पीडी ट्रायल हो, इसको लेकर विद इन जुडिशरी कोई चिंता है सर या नहीं है? आप जैसे एडवोकेट्स जब अपनी चर्चाओं में बैठते हैं तब कोई चिंता होती है, या फिर अलग अलग धंधों के अलग अलग मिजाज हैं, वो सब बाहर चिंता करते हैं, वहां वो एक ही रंग में रंगे होते हैं? बोलें सर। नहीं, बिल्कुल राजीव जी, जैसे आपने कहा ना, इसमें गड्ढे हैं जो कि भर दिए जाते हैं, बारिश आती है, फिर गड्ढे वापस आ जाते हैं। जैसे अजय जी ने कहा कि जो भी आदमी, एक आम आदमी सबसे पहले पुलिस के पास जाता है, पुलिस की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर ये देखना, आपको पता है हर पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि कितनी एफआईआर हुई हैं। दे ट्राई टू अवॉइड यू, वो चाहते हैं एफआईआर ना हो। ये 1860 का लॉ है आईपीसी। इसका प्रोसेस इतना लंबा है कि कोई भी आईओ इस चीज़ से बचता है कि एफआईआर हो, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखना पड़ता है। इतना लंबा प्रोसेस है कि गवाही लो, लिखो। एक तरह से एक पुलिस वाला अगर एक एफआईआर कर देता है तो उसके अगले 10-15 साल उसी पीरियड में, मतलब उसी के प्रोसेस में बीत जाते हैं। तो ये प्रोसेस को शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ और मैंने देखा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को छोटा करें। लेकिन जब तक ये जो राजनीति है, यानी जो पार्टीज हैं, देखिए अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट तो सिर्फ पार्लियामेंट से ही हो सकता है।
इन अमेंडमेंट्स को कैरी ऑन करना इन पार्लियामेंट वालों को पार्लियामेंट में बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं, अगर इसके लिए जरूरत है ये अमेंडमेंट नहीं कर रहे। ये जो आईपीसी का अमेंडमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ये समझना कि इसको कितना छोटा किया जा सकता है। और लॉ ये अंग्रेजों ने जो लॉ बनाया था वो बनाया था अपने रूल करने के लिए। आज भी वही लॉ चल रहा है, अपने ही रूल करने के लिए। शाही साहब से जवाब लेना जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीता मैडम को जोड़ेंगे। मैडम, हमें एक बात बताइए, जहां पुलिस कर्मियों की कमी से अभी तक डिपार्टमेंट जूझ रहे हों, हम रोज देखते हैं तकरीबन हर थाने में, हर जिले में आंकड़ा है कि साहब इतने कम है, उतने कम है। वहां ये अपेक्षा कि साहब आप रिफॉर्म कर दीजिए, वहां एक कांस्टेबल, एक लॉ ग्रेजुएट हो, ये तो कोई सामने हमें नहीं दिख रहा है। और जब तक ये चीजें होंगी नहीं तब तक फिर हम इस समस्या से निपटेंगे कैसे? तो भर्ती कीजिए ना, तो भर्ती कीजिए, पुलिस अधिकारियों की भर्ती कीजिए हर लेवल पर, अच्छे ग्रेजुएट, जैसे अभी अजय जी ने कहा है, और ग्रेजुएट पुलिस ऑफिसर्स को भर्ती कीजिए जो कि एफआईआर रजिस्टर करते हैं, उनको सब कानून की जानकारी होनी चाहिए। और रिफॉर्म्स के तहत मैं समझती हूँ कि स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट्स निर्धारित कर दी जानी चाहिए कि कोई भी मसला है जब शुरू हुआ है तो उसको उसके अंत तक, उसके कंक्लूजन तक पहुंचाने की एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, 1 साल 2 साल जो भी वो निर्धारित करना चाहे, क्राइम के अकॉर्डिंगली या प्रावधान के अनुसार जो भी बनता है वो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामाजिक संगठन के लोग होते हैं या जो सामाजिक रुझान रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। उनको मैं समझती हूँ कि हमारी समाज व्यवस्था बहुत सुगठित तरीके से होनी चाहिए। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि किस घर में क्या हो रहा है, और उस कॉलोनी की एक सामाजिक संस्था होनी चाहिए। उस सामाजिक संस्था में हर व्यक्ति का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हर घर में क्या चल रहा है, कौन बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, कौन महिला के ऊपर क्या शारीरिक मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, इस बात की जानकारी रखनी चाहिए। और पुलिस अधिकारियों को उनके साथ मिल करके एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे कि अभी उससे पहले आपने कहा था, अजय जी ने कहा था कि नेटवर्क का गलत इस्तेमाल हो रहा है और पॉर्न साइट्स चल रही हैं। इसके साथ साथ जो हमारे समाज में भी एक खुलापन आता जा रहा है, जैसे कि शादी ब्याह में घर की महिलाएं बिल्कुल नाचती हैं, उनके पास कपड़े भी कम होते हैं, और ऐसे में ऐसे अश्लील गानों के ऊपर घर की बेटियां नाच रही होती हैं, और उनको ये अंदाजा नहीं होता कि उसी सड़क पर चलते हुए आम लोग जो कि उनके साथ भी नहीं है, जश्न में शामिल नहीं है, बिल्कुल एक साथ में चल रहे हैं, वो लोग भी उस चीज को नाजायज तरीके से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर मर्यादा का पालन करना जरूरी है, एक नागरिक के तौर पर, एक नागरिक, एक परिवार के व्यक्ति और नागरिक। मैडम, अब आपने जो कहा, अब असल में ये चाहिए, और खासतौर से इस गंभीर मामले में इस चाहिए की व्यापकता इतनी बड़ी है कि अगर हम इसको लेकर बैठेंगे तो शायद कई घंटे लग जाए कि परिवार के उस पर क्या होना चाहिए, समाज के स्तर पर क्या होना चाहिए, सामाजिक संगठनों के स्तर पर क्या होना चाहिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं उनको क्या चाहिए, उसकी एक अपनी व्यापकता है। और जब तक उसे हम लेंगे नहीं, हम वहां तक पहुंचेंगे भी नहीं। कि फिर भी छोटे समय में हम जो बात कर सकते हैं वो चाहते हैं कि हो जाए। शाही साहब, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट निहायत ही अच्छी पहल है, कब तक होगा ये हम देखेंगे, लेकिन अदर देन फास्ट ट्रैक कोर्ट और क्या कर रही है आपकी सरकार, ये तो बताइए सर। क्योंकि रिफॉर्म या ये जो चाहिए, जो अभी मैं कह रहा था, इसके बहुत सारे फॉर्म हैं। जैसे क्या एक जो सजेशन अजय जी ने दिया कि भाई जो डील करता है महिला से या उस पीड़ित से, वो कम से कम इतना जानकार तो हो कि उसकी पीड़ा को समझ सके, उसे सम्मान दे सके। फिर वो यहां तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होती सर, 50 ऐसे मामले, आप तो हमसे ज्यादा समाज और नागरिक जीवन में रहते हैं, जहां एक रेप पीड़िता जब तक एसएसपी दफ्तर नहीं जाती, वो एसएचओ, वो सीओ, वो कांस्टेबल एफआईआर नहीं लिखता। तो उसमें और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं ये बताइए। और एक वहां पीयूष मिश्रा जी ने उठा दिया कि वहां 21 दिन में हो सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी भी फिजिबिलिटी बताइए। देखिए राजीव जी, ये कहना कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये कर दिया तो हम भी वही करें। नहीं, आपका उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में अभी देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट निहायत अच्छी पहल है, वी वेलकम इट, लेकिन खाली पद भरने का काम कर रहे हैं। अब आपका और रोड मैप क्या, ये जानना चाहेंगे। अब उसमें
अब उसमें जजों की नियुक्ति हो रही है। उस पर धीरे धीरे जो हम पीछे सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं, पिछली जो भी चीजें कमी रह गई हैं उसको कमी पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और कर रही है। हर स्टेप पर एक नया कदम उठाया जा रहा है जो कि मील का पत्थर साबित हो रहा है। अब कुछ विसंगतियां रहती हैं, ये मैं एक्सेप्ट किया, मैंने पहले भी कहा आपसे अभी कि मैं इसको मानता हूं कि जो चीजें रह गई हैं, कुछ कानून की खामियां हैं, कुछ पुलिसिंग की खामियां हैं। उत्तर प्रदेश में मित्र पुलिस भी है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल का एक दस्ता बनाया गया है लखनऊ शहर में, जो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है कि जो महिला सुरक्षा का कम से कम वो लोग देखें और क्या दिक्कत हो रही है उनसे एक संपर्क स्थापित करके उनको न्याय दिलाने का, जो आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं दाखिल होती है, वो सब करने का तुरंत पिंक पुलिस बनाई गई है अभी लखनऊ में। धीरे धीरे जो है 10 बजे सुबह से 6 महिलाएं जो है 6 बजे शाम तक महिला पुलिस जो है चारों तरफ जैसा आप बता रहे हैं, अगर वो हो रहा है तो ये अप्रिशिएबल है, ये अप्रिशिएबल है सर। जैसा आप बता रहे हैं, अगर वो ग्राउंड पर हो रहा है निहायत अच्छी पहल है। लेकिन आपने जो 3-4 बार कहा ना कि धीरे धीरे, हमारी गुजारिश ये है कि इसको बहुत धीरे मत करिए, पहले से ही बड़ा धीरे है, इसको थोड़ा स्पीडी ले आइए जिससे कि हो जाए। जैसे कितनी अच्छी बात थी कि प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड था, बड़ी आलोचना हुई, कुछ घटनाएं गलत भी हुई इसमें, लेकिन अब तो हम देखते हैं कि इतने सारे मामले आ रहे हैं, वो कहां है एंटी रोमियो स्क्वाड? हमें उसकी कहीं कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। आज समय बहुत कम है, यह विषय बहुत व्यापक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की डिबेट में आने के लिए, प्राइम एजेंडा में इस संवेदनशील विषय पर बात करने के लिए। एक गुजारिश हम और करना चाहते हैं कार्यक्रम खत्म होने से पहले कि इस सब्जेक्ट को बोरिंग कतई मत समझिए, इस पर खूब बात होनी चाहिए, संजीदगी और गंभीरता से होनी चाहिए, जिससे कि हम निदान तक पहुंचे। और जब तक निदान नहीं हो रहा है, हम सवाल जवाब करें कि परसों हमने बात की थी, इस 6 महीने में हम कहां पहुंचे, अगले 2 साल में हम कहां पहुंचे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम हर घटना के बाद रोने, चिल्लाने और सर पीटने के अलावा हमारे पास कुछ होगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं। Oh